हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ एंड इट्स फेलियर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। तो चलिए जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने करंट के बारे में पढ़ा था, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो वो सब चीज़ें अच्छे से रिवाइज करके आपको ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट current flowing through a conductor is always directly proportional to potential difference across its two ends under similar physical conditions। फिजिकल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर सेम रखना है, मैकेनिकल स्ट्रेन सेम होना चाहिए ये। तो मैथमेटिकली क्या मतलब बना इस बात का? देखिए, बैटरी बैटरी का काम क्या होता है? करंट देना। हमेशा बैटरी का काम क्या होता है? करंट देना। करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है। यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा हुआ है या फिर कंडक्टर लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर है या कंडक्टर है, कुछ भी है। बैटरी बैटरी का काम है करंट देना। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट वापस आ जाता है। तो बैटरी करंट कब देती है? जब इसके दोनों एंड्स अलग अलग पोटेंशियल पे होते हैं। तो लेट से ये पोटेंशियल है जी वी पॉजिटिव, ये पोटेंशियल है वी नेगेटिव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो किसी बैटरी का काम है करंट देना। बैटरी कितना करंट देगी? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बैटरी का काम क्या होता है? करंट देना। बैटरी करंट कब देती है? जब उसके दोनों टर्मिनल्स अलग अलग पोटेंशियल पे होते हैं। बैटरी कितना करंट देती है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। या फिर वो बैटरी किससे कनेक्टेड है? मान लेते हैं एक कंडक्टर से है या रजिस्टर से है। तो इस रजिस्टर का ये वाला पोटेंशियल हो गया वी पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल, ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो ये हो गया वी नेगेटिव। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा करंट फ्लो करता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है। और करंट कितना ज़्यादा निकलेगा बैटरी से? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप ऐसे भी कह सकते थे कि भाई ये कंडक्टर है कोई, अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही मैं इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर के पॉजिटिव मतलब एक एंड से ज्वाइन करा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कंडक्टर के एक एंड से ज्वाइन करा, हाई पोटेंशियल आ गया, लो पोटेंशियल आ गया। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते थे। इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन है। तो यानी करंट के बारे में हमेशा क्या कहा जाता है? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। एंड कंडक्टर में करंट कितना आएगा? जितना ज़्यादा उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये वी पॉजिटिव और ये वी नेगेटिव में जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा इस कंडक्टर में करंट आएगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं करंट वाली साइड पे आर। तो ये होता है जी ओम्स लॉ, वेयर, जहां पे अब आर क्या चीज है? वेयर आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या तो आप ये बोल सकते हो आर क्या है जी? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और आर क्या है जी? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। एक रेजिस्टर की या वायर की रेजिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। हर रेजिस्टर की एक रेजिस्टेंस होती है पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा ही यूनिट क्या होगी? ओम। तो ये है जी ओम्स लॉ। वी इज इक्वल टू आई आर, कोई नई बात नहीं है, आप टेंथ में सबने पढ़ा हुआ है। तो वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, उसके प्रोपोर्शनल करंट आया आई। तो आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। चलिए जी, तो V इज इक्वल टू आई आर को अगर मैं Y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ कंपेयर करूं, तो V वर्सेस I का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। V वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर, तो Y एक्सिस पे V रख दिया और X एक्सिस पे I रख दिया। तो स्लोप का रोल कौन प्ले करेगा? R। तो वी आई ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है, स्लोप, ये वाली स्लोप, ये रेजिस्टेंस देती है। तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा स्लोप यानी कि आर यानी कि एम।
तो वी आई ग्राफ में अगर वी है वाई एक्सिस में, करंट है एक्स एक्सिस में, तो जो ग्राफ की स्लोप होती है टेन थीटा होती है, वो रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब। दी सब्सटेंस विच ओबेज ओम लॉ, तो ओम लॉ क्या है? ओम लॉ है जी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लगाया आर। तो जो सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर नोन एज ओमिक सब्सटेंसेस या ओमिक कंडक्टर्स। लेकिन द डिवाइसेस और सब्सटेंसेस विच डोंट ओबे ओम्स लॉ, एग्जाम्पल गैसेस नहीं करती, क्रिस्टल रेक्टिफायर्स नहीं करते, सेमीकंडक्टर हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे डायोड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर डायोड्स को अच्छे से स्टडी करेंगे आगे चल के। थर्मियोनिक वेल्व ट्रांजिस्टर्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे आगे चल के। एक्सेट्रा आर नोन एज नॉन ओमिक और नॉन लीनियर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते। तो जब तो V वर्सेस I का ग्राफ लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बने, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तब तो हम बोलेंगे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। और ये आ गया जी टेन थीटा इज इक्वल टू आर, तब तो हम बोलेंगे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। इसके अलावा कोई भी और ग्राफ बनता है अगर V वर्सेस I के अंदर, कुछ स्ट्रेट नहीं बनता, कुछ कर्व बन जाता है या जैसा मर्जी ग्राफ बन जाए, तो हम क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो कंडक्टर्स के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ कंडक्टर्स ओम लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ कंडक्टर्स जब V वर्सेस I के ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं देते तो हम क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। तो कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है जी नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस बताओ। तो नाम से ही क्या पता लग रहा है? रेजिस्टेंस, रेजिस्ट मतलब रोकना। तो रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को आगे जाने से रोकती है। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? हिंडरेंस टू द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हिंडरेंस टू द पाथ ऑफ करंट। करंट के पाथ को आगे जाने से जो रोक दे वो रेजिस्टेंस है। जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं कह दूं वोल्टेज फिक्स है जी 100, करंट की वैल्यू मैं कह देता हूं 10, तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 10। अब अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, 10 से 20 कर दी, तो वोल्टेज वही है फिक्स 100 ही आनी चाहिए, तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा 5 इंटू 20। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है किसी कंडक्टर में, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है? करंट कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होता है, तो ठीक बोला गया है। तो रेजिस्टेंस क्या करती है? हिंडरेंस या रेजिस्ट द पाथ ऑफ करंट, करंट को आगे जाने से रोकता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है जी फिर आगे। तो अगर आपको कहा जाए V वर्सेस I का ग्राफ ड्रॉ करो, तो हमें पता है अगर स्ट्रेट लाइन, अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो ग्राफ हमेशा ये बनेगा लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। और इसकी स्लोप क्या देती है आपको? जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर को अगर मैं कंपेयर करता हूँ Y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ, तो R यानी स्लोप मतलब M। तो Y एक्सिस पे V बनाना है और X एक्सिस पे ही आपको करंट बनाना है। तो जो स्लोप होएगी M यानी कि टेन थीटा को ही हम कहते हैं स्लोप M, मतलब वो इस बार रेजिस्टेंस आई। ठीक है जी ये ग्राफ हमें समझ आ गया। अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कंडक्टर्स के अंदर, बहुत ध्यान से ये वर्डिंग सुनना, तो इन कंडक्टर्स, आगे जाके मैं प्रूफ भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आज फिलहाल आप समझ लो। इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के अंदर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। रीजन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, जरूर देखना ध्यान से। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है सिर्फ कंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटती है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। चलिए जी एक क्वेश्चन है बड़ा ही फेमस, ऑब्जेक्टिव भी है और स्कूल का सब्जेक्टिव भी है। ये दो ग्राफ दे देंगे आपको,
कहेंगे कि यहाँ पे पहले वाले ग्राफ में रेजिस्टेंस है R1 एंड टेम्परेचर है T1। सेकेंड वाले ग्राफ के लिए रेजिस्टेंस है R2, टेम्परेचर है T2। आपसे पूछा जाएगा विच इज ग्रेटर, T1 और T2। विच इज ग्रेटर, T1 और T2। ये किसी कंडक्टर का ग्राफ है, V वर्सेस I। अब आप दोगे इसका सोल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे इसमें सोल्यूशन में कि ये देखिए यहाँ पे स्लोप V वर्सेस I ग्राफ की स्लोप क्या देती है, रेजिस्टेंस। तो tan ऑफ थीटा 2, यहाँ पे tan ऑफ थीटा 1। तो सिंस थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा के ऊपर tan चढ़ाते हैं तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2। बड़े एंगल का tan हमेशा बड़ा होता है, देख भी सकते हैं आप। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। और tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। मतलब बड़ा होता जाता है। अगर थीटा एंगल बड़ा है तो उसके ऊपर tan लगाएंगे, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो tan थीटा 1 मतलब R1, R1 इज ग्रेटर देन R2 आ गया। और हमें पता है ये वाला फंडा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो R1 अगर बड़ा है तो मतलब टेम्परेचर भी बड़ा होगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ये आपको ध्यान रखना है सारा फंडा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप फटाफट से ये नोट डाउन करिए सारा, मैं इसको रब करने लगा हूं, कुछ और भी बताना है मुझे। जैसे ही आपने ये नोट कर लिया तो आपको ये भी पता होगा एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, ρL/A। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी आती है, ρL/A। कैसे आया वो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। कि लेट से ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है जी L, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जी A। तो किसी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है या कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इक्वेशन नंबर 1। जितनी बड़ी लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, एंड एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत ध्यान से, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कभी कोई थिक वायर हो, मोटी वायर हो, एरिया ज़्यादा हो गया तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस कम। और जो थिन वायर होती है, पतली सी वायर होगी, तो एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो याद रखना मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। चलिए जी, दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा करा तो L/A, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करा, कांस्टेंट लगाया तो ρL/A, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करा तो एक कांस्टेंट लगाते हैं रो, जहाँ पे रो क्या होती है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू ρL/A, जहाँ पे R क्या है, चीज़ है जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट क्या है, ओम। पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ओके। L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टिविटी क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट्स क्या होंगी, तो ये हो गया जी लेंथ मतलब मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, कटा तो नीचे मीटर आया, मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या नाम है जी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनना वर्डिंग। ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, एक वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल, या आप कह लो नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल, किस चीज की वो वायर बनी हुई है, एंड इट्स टेम्परेचर, और उसके मटेरियल के टेम्परेचर पे, बस इन दो बातों पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, लेंथ पे डिपेंड करती, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और एरिया से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत ध्यान से वर्डिंग सुनना, मान लेते हैं कोई वायर है, इस वायर की लेंथ L है, एरिया A है, इसकी रेजिस्टिविटी मैंने मान लीजिए रो है। अब अगर मैं इस वायर को तोड़ देता हूँ, हाफ हाफ पोर्शन में ब्रेक कर देता हूँ, तो ये लेंथ होगी जी L/2।
अब कहते हैं रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि जो पहले वायर थी ये कॉपर की वायर थी, बाद में भी वायर तो अभी भी कॉपर की है, टेम्परेचर टी था अभी भी टी है, ना मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर सेम रखा, तो रेजिस्टिविटी अभी भी रो रहेगी, सेम रहेगी, जो पहले थी रेजिस्टिविटी अभी भी वही रहेगी। तो रेजिस्टिविटी को लेंथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेंथ आप आधी करो डबल करो, बस मटेरियल सेम होना चाहिए, ऊपर कॉपर तो नीचे कॉपर, तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है। अगर ऊपर 5 है रेजिस्टिविटी अभी भी 5 रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल होती है, अगर एल आधी हो गई तो रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी, तो इस बार रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी R/2। पहले अगर रेजिस्टेंस R थी वायर की, तो अब रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी R/2। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी कब तक, जब तक कॉपर कॉपर है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल सेम है एंड टेम्परेचर सेम है। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या फिर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। चलिए जी, ये ओके है, सब 10th में पढ़ा हुआ है, एक बार ब्रश अप हो गया, रिवाइज हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करिए जी अपने आप ट्राई, फिर मैं कराता हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम। तो एक वायर है, लेट से ये वायर है, लेट से इसकी लेंथ है एल, एरिया है ए, तो इसकी रेजिस्टेंस है आर, फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, इक्वेशन नंबर 1। वट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड। तो वायर मैंने ऐसा नहीं है कि और बाहर से लाके जोड़ दी, उसी को खींचा है, तो इसी वायर को अब खींच दिया n टाइम्स, तो जब खींचेंगे तो पतली होती जाएगी, इसी वायर को जब खींचेंगे तो ठीक है, नो डाउट लेंथ बढ़ती रहेगी, तो कहते हैं n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ होगी, तो एरिया तो पतला सा हो गया, तो एरिया लेट में मान लेता हूँ a डैश। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या फंडा रखना होता है, वॉल्यूम सेम रहती है, वॉल्यूम ऑफ वायर इनिशियली, जो पहले थी वॉल्यूम खींचने से पहले, इज इक्वल टू टोटल जो मटेरियल है वो सेम रहेगा क्वांटिटी। तो अगर आप किसी वायर को किसी भी चीज को खींचोगे तो वो पतली हो जाएगी ऑटोमेटिकली, दबाओगे तो मोटी हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वायर फाइनली, तो वॉल्यूम ऐसे केसेस में सेम रखते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, पहले था एरिया इंटू लेंथ, अब क्या हो गया ए डैश एल डैश, ए डैश मुझे निकालना है, एल डैश क्या हो गया, अब नई लेंथ क्या आ गई एन टाइम्स ऑफ पुरानी लेंथ, ए एल एज इट इज, एल से एल कट, तो ए डैश कितना आ गया, पुराना एरिया डिवाइडेड बाय एन, तो ये आ गया जी नया एरिया। चलिए जी, अब नई रेजिस्टेंस कितनी आ गई फिर, आर डैश इज इक्वल टू, रो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही वायर है सेम, तो जब तक वायर सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम है, सेम मटेरियल की वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम है। एल लेंथ क्या हो गई जी इस बार एन एल, ए एरिया क्या हो गया जी इस बार ए अपॉन एन, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दिया, रो से रो कट, एल से एल कट, ए से ए कट, तो आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1/n², तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर डैश मुझे निकालना था, तो अब नई रेजिस्टेंस क्या आ गई पुरानी वाली के n² टाइम्स। बड़ा ही फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और स्कूल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। चलिए जी, इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए इज आर। तो एक कंडक्टर है जी जिसकी लेंथ दे रखी है हमें एल, एरिया दे रखा है ए, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आर। इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, अब खींच के नहीं किया, स्ट्रेच नहीं दिया हुआ, बस वैसे ही कह रहे हैं उसकी लेंथ डबल हो गई, किसी भी तरह हो गई, ओके, लेंथ कर दी डबल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, एंड इस बार मैंने एरिया पहले वाले से हाफ रखा हुआ है, वायर का मटेरियल सेम है, जो पहले था अभी भी वही है, लेकिन उसी वायर को खींच के नहीं करा, तो कहते हैं एक और वायर है उसी मटेरियल की जिसकी लेंथ डबल थी पहले से, एरिया आधा था, तो इस बार वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम करवाने की जरूरत नहीं है, हो ना हो वो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्ट्रेच करके नहीं बना है। तो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, देन फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो इसकी नई रेजिस्टेंस आर डैश मुझे निकालनी है। तो पुरानी रेजिस्टेंस क्या हुई रो एल बाय ए, इक्वेशन नंबर 1, बाद में रेजिस्टेंस क्या आई आर डैश, जो मुझे निकालनी है रो रो ही है, एल डबल हो गई, एरिया A/2 आधा हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो रो से रो कट, एल से एल कट, ए से ए कट, आर बाय आर डैश, तो आर बाय आर डैश
इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, आर डैश कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ आर। ये जाता है टॉप पे मल्टीप्लाई होने और ये सारी चीजें आती हैं इधर मल्टीप्लाई होने। तो आर डैश कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ आर। यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं कंडक्टर की कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो 1 बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट्स क्या आएंगी? कंडक्टर की कंडक्टेंस मतलब कंडक्ट कर रहा है। कोई कंडक्टर कितना अच्छा कंडक्ट करेगा, जितना बेकार वो रेजिस्टर होगा, रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस का उल्टा है। तो एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या करती है? रोकती है करंट को। कंडक्टेंस क्या करती है? करंट को आगे जाने देती है, हेल्प करती है। तो रेजिस्टेंस अगर बुरी होगी, कम होगी, तो कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? ओम की उल्टी यानी ओम इनवर्स। और तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। और इसको कई बार महो भी बोल देते हैं, ऐसे सिंबल बनाते हैं, और MHO महो, और सीमन भी बोलते हैं, सीमन। ठीक है जी, फिर आगे अगर जब मैंने ग्राफ बनाया था V वर्सेस I का, मैंने किया था V इज इक्वल टू आई आर को कंपेयर किया था Y इज इक्वल टू MX के साथ। तो Y एक्सिस पे V बनाया था, X एक्सिस पे I बनाया था, तो स्लोप M इज इक्वल टू R हो गई थी। तब स्लोप कितनी आई थी हमारी? थीटा का tan लिया था मैंने, तो tan थीटा इज इक्वल टू R इज इक्वल टू स्लोप M। अब अगर उल्टा कर दें, मतलब ध्यान से देखना ये चीज, I वर्सेस V का ग्राफ बनाते हैं, I वर्सेस V का ग्राफ, तो मतलब कि जैसे होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? V अपॉन R। अब इसको अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ कंपेयर करूं, इस बार मैं y एक्सिस पे करंट बनाऊंगा और x एक्सिस पे v बनाऊंगा, तो m क्या हो जाएगा? अब की बार स्लोप क्या हो जाएगी? थीटा। तो ये tan थीटा इस बार क्या देगा? स्लोप इज इक्वल टू 1/r मतलब g। तो ध्यान रखना है आपको, I वर्सेस V ग्राफ के अंदर जो स्लोप देगी वो 1/r होता है, 1/r। और जो V वर्सेस I का ग्राफ होता है उसमें tan थीटा या स्लोप क्या देती है? R, रेजिस्टेंस। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी को किससे करते थे? रो से। तो रो का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी यानी सिग्मा। तो 1/रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ओके, तो आर क्या था? रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होती थी? रो एल बाय ए। तो 1/रो इज इक्वल टू 1/रो इज इक्वल टू 1/r एल बाय ए। तो 1/रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, 1/रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, एल बाय ए। तो ये आंसर आ गया। ओके जी, तो इसकी यूनिट्स, SI यूनिट्स, रेजिस्टिविटी का उल्टा। रेजिस्टिविटी आपको याद होगा ओम मीटर था, तो उसका उल्टा। तो ये होती है जी कंडक्टिविटी की यूनिट्स, ओम मीटर इनवर्स। चलिए जी नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है जी ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। स्केलर फॉर्म में क्या था ओम्स लॉ? स्केलर फॉर्म में तो V इज इक्वल टू आई आर, ये स्केलर फॉर्म है, इसमें कोई वेक्टर नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ये असली हमारा ओम्स लॉ है। अब चेंजेस देखना क्या करते हैं, आर में ही चेंज कर सकते हैं। आर को लिख लिया रो एल बाय ए, आर को क्या लिख लिया मैंने? रो एल बाय ए। तो अब चेंजेस देखना कैसे कैसे कर रहा हूं मैं।
तो V यहीं रखा, L यहीं रखा, V बाय एल इंटू 1 बाय रेजिस्टिविटी, करंट यहीं रखा, एरिया यहीं रखा। चलिए जी, तो V बाय एल क्या होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी। करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही होता है जी ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको ही कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जहां पे J वेक्टर क्या होता है, करंट डेंसिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था करंट पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होती है जी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ई क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी डेरिवेशन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, टू प्रूव, बहुत इंपॉर्टेंट, टू प्रूव रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से देखना, स्टार्ट यहीं से करेंगे, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो 1/सिग्मा कितना हो गया, 1/सिग्मा इज ई अपॉन J। 1/सिग्मा इज रेजिस्टिविटी। चलिए जी, रेजिस्टिविटी तो बन गया LHS में, E एज इट इज। J क्या होता था, E क्या है, कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। J क्या होता था, करंट डेंसिटी, तो करंट पर यूनिट एरिया। नीचे स्टार्ट करा करंट, नीचे करंट अपॉन एरिया, E एज इट इज, एरिया एज इट इज। करंट लास्ट क्लास में हमने करा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। करंट क्या होता था, I इज इक्वल टू ANEVD, तो लिख दिया करंट की जगह ANEVD। ए से ए कट, E एज इट इज अपॉन N एज इट इज, E एज इट इज। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या लिखते थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी, E टाउ बाय M, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। तो लिख दिया जी E टाउ बाय M। ई से ई कट, देखो अब फाइनल आंसर आ गया जो मुझे चाहिए था, M ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। तो रो क्या है जी, रेजिस्टिविटी। बहुत ध्यान से, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, CTM, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे। M क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एंड टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। और ये रिलेशन आपको करना है CTM, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा याद होना चाहिए, M ओवर एन स्क्वायर टाउ। चलिए जी नेक्स्ट, अगर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आता है तो आपको यहीं तक प्रूफ करना है, पार्ट 1। अगर ये सेकंड रिलेशन आता है तो आपको फिर ये पूरा भी करना पड़ सकता है, पूरा, पूरी स्लाइड ये वाली। चलिए जी नेक्स्ट, लिमिटेशंस और फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। तो सीधी सी बात है, ओम्स लॉ कुछ कंडक्टर्स फॉलो करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते। तो अगर V इज इक्वल टू आई आर फॉलो हो रहा है, V वर्सेस I का ग्राफ अगर तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लीनियर, तो हम कहेंगे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। अगर नहीं बन रहा तो ओम्स लॉ फेल हो गया। तो करंट, तीन रीजन है, तीन पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, आपको तीनों बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। तो करंट में वेरी नॉन लीनियरली विद पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ नॉन लीनियरली बढ़ा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, तो हम क्या बोल देंगे, ओम्स लॉ फेल हो गया। जैसे कि इस फिगर में आपके सामने दिखा रखा है, ये जो डॉटेड लाइन है, तो डैश लाइन रिप्रेजेंट्स द लीनियर ओम्स लॉ। डॉटेड मतलब डैश लाइन, डैश डैश लाइन है, ये तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, जो ब्लैक ब्लैक वाली लाइन है। अगर कहीं सॉलिड लाइन, जो ब्लू लाइन है, इज दी वोल्टेज वर्सेस आई फॉर अ गुड कंडक्टर, मतलब कोई ज़्यादा ही अच्छा कंडक्टर है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, तो नॉन या फिर प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे करंट नॉन लीनियरली बढ़ रहा है, तो ब्लू लाइन मतलब ओम्स लॉ फेल हो गया, डॉटेड लाइन मतलब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है।
नॉन लीनियरली मतलब करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वोल्टेज के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ फेल हो रहा है। चलिए जी सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर, सेकंड बुक में सेकंड लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। आज ठीक ठाक सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। मान लो एक बैटरी है 5 वोल्ट की, मान लो एक बैटरी है 5 वोल्ट की, तो उसमें से करंट निकल रहा है और यहाँ कोई डिवाइस लगा हुआ है, मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस है, तो करंट निकल रहा है, मैंने लेट से 2 एम्पियर का करंट ऐसे ऐसे फॉलो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस थी, मान लेते हैं कुछ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2.5 ओम थी, और ऐसे ऐसे वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो करंट कितना जा रहा है जी इसमें 2 एम्पियर। अब मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ बैटरी की पोलैरिटी बढ़ा दी, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है जी इसमें, पहले वाले में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी बढ़ा देता हूँ, मतलब चेंज कर देता हूँ, सिर्फ हाई पोटेंशियल लो की जगह ले आए, लो पोटेंशियल हाई की जगह ले आए, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, तो रूल क्या कहता है, इसमें भी करंट आना चाहिए और ओपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर तो करंट अभी भी, बैटरी की पोलैरिटी सिर्फ चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड वही है 5 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस वही है सेम। अब अगर की करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, अब अगर करंट 2 एम्पियर का ही आ गया तो हम कहेंगे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। सिर्फ बैटरी की पोलैरिटी चेंज करी, मैग्नीट्यूड सेम रखा, तो करंट भी उतना ही आना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कहेंगे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर ये करंट 2 एम्पियर का नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ फेल हो गया। कब होता है, रजिस्टर तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बनाया आपको, एक डिवाइस होता है डायोड, ऐसा ऐसा दिखता है, सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। डायोड क्या करता है, करंट को एक डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरी में लगभग रोक ही लेता है। तो मान लो एक 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो ये जो डायोड होता है ये इस डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, तो करंट बड़े आराम से जाएगा, पास करेगा, तो यहाँ से करंट बड़ा अच्छा आ रहा है। करंट आ रहा है जी, मान लेते हैं मिली एम्पियर के अंदर। मिली एम्पियर का क्या मतलब होता है, कुछ मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर का मतलब होता है जी 10⁻³ एम्पियर्स की फॉर्म में करंट आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बैटरी की पोलैरिटी करता हूँ रिवर्स, डायोड अभी भी वैसे का वैसे ही लगा हुआ है। डायोड की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, डायोड एक डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, दूसरी में लगभग रोक ही लेता है। तो अब अगर करंट आएगा यहाँ से, 5 वोल्ट की बैटरी अभी भी है, लेकिन डायोड करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट रोक लेता है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ही करंट को आगे जाना देता है। तो अब करंट उतना नहीं आएगा जितना पिछली बार आ रहा था, अब माइक्रो एम्पियर में आ गया, मतलब कुछ माइक्रो एम्पियर, मतलब -6 एम्पियर, बहुत ही कम, हल्का सा करंट आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ध्यान से पढ़ो, ये क्या कह रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ वी। if in other words if I is current for a certain v, then reversing the direction of v को उल्टा कर दो, keeping its magnitude fixed, तो मैग्नीट्यूड v का फिक्स रखा, डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, तो जो करंट पहले आ रहा था अभी भी वही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो ओम्स लॉ फेल हो गया। तो एज आई इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, दिस हैपेंस फॉर अ एग्जांपल इन डायोड में ऐसा होता है, एक डायरेक्शन में तो बड़ा अच्छा करंट आ रहा है, एज इट इज ग्राफ ड्रॉ करना है, जरा सा भी चेंज करा तो गलत हो जाएगा, एज इट इज ग्राफ ये ड्रॉ करना है आपको पेपर में। तो आगे कुछ और बात है, इस साइड पे कुछ और बात है, वोल्टेज आई 0.2 तक, तो करंट आया इतना मिली एम्पियर, काफी अच्छी अमाउंट है, लेकिन जैसे ही मैं वोल्टेज की डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स करता हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आता हूँ, तो करंट जो है माइक्रो एम्पियर में चला गया, 10⁻⁻�6 में चला गया, तो इसलिए उतना करंट नहीं है जितना स्टार्टिंग में था, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तब कह सकते हैं आप ओम्स लॉ फेल हो गया। दो बार इस पॉइंट को अच्छे से सुनिए, पढ़िए, नोट डाउन करना है। रेड वाला जो मैंने बनाया ये जस्ट सिर्फ समझाने के लिए था, लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, जो ये पहले से ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ऊपर, और ये फिगर या ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी, ये देखो, करेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ डायोड, ये डायोड की कर्व है, तो पेपर में बना के आनी है। ध्यान रखना है नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट जो मैंने बना रखे हैं, ये देखो, ये मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये जरूर दिखा के आनी है पेपर में। चलिए जी नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3,
कब ओम्स लॉ फेल होगा? 3 पॉइंट्स हैं, 2 आपको अच्छे से समझ आ गए, थर्ड देखते हैं। अगर तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो V वर्सेस I के ग्राफ जैसे कुछ ऐसा बना था, तो हर एक करंट पे एक वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, मतलब ग्राफ यूनिक था। हर एक वोल्टेज पे एक करंट की वैल्यू आएगी, हर एक वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट की वैल्यू आएगी, तब इसको कहते हैं यूनिकनेस। ओम्स लॉ यूनिक फॉलो होता है, एक वोल्टेज पे एक करंट आता है। लेकिन अगर ओम्स लॉ हो रहा है फेल, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। कब कब फेल होगा? जब V और I का जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है। मतलब ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे दो वोल्टेजेस पे एक बार, मतलब एक करंट जो है दो वोल्टेजेस पे आ रहा है। तो मान लेते हैं ये वैसे ही कह देता हूँ मैं 10 वोल्ट है, ये वैसे ही कहता हूँ 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट पे भी 10 वोल्ट पे भी करंट की वैल्यू सेम आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो यूनिक आना चाहिए ग्राफ। अगर ओम्स लॉ फेल हो रहा है तो हाँ, एक करंट दो वोल्टेजेस पे आ सकता है, दो वोल्टेजेस एक करंट पे आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्राफ आपको एज इट इज ड्रॉ करना है। ये ग्राफ किस मटेरियल का है? एग्जाम्पल है जी गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड बड़ा फेमस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो एज इट इज लिखना है गैलियम आर्सेनाइड। चलिए जी, तो यूनिक नहीं है अगर ग्राफ, तो भी हम कह सकते हैं ओम्स लॉ फेल हो गया। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट था सब, न्यूमेरिकल्स थे वो अच्छे से पढ़ने हैं, करने हैं, और सिमिलर एग्जाम्पल आप बुक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। चले जी, टिल देन थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।